नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले बालेन शाह के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले भी बहुत सारे लेक्चर हम नेपाल के बारे में ले चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये जानना जरूरी है क्योंकि बालेन शाह सबसे टॉप पर इनका नाम चल रहा है। और इनके बहन की बात करें तो वो इस समय भारत में है। तो थोड़ा हम जानेंगे कि बालेन शाह है कौन और नेपाल के पीएम बनने जा रहे बालेन शाह का पूरा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि भारत की परिदृश्य से ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि बालेन शाह के बारे में जानना और कैसे उनके रिश्ते भारत के साथ हो सकते हैं। आपको बता दें कि बालेन शाह भारत में ही पढ़े लिखे हैं, तो ये आपको जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि नेपाल हमारे पड़ोसी देश में है तो और हिंदू बाहुल्य देश है, हिंदू राष्ट्र के रूप में है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना हो जाती हैं। तो जनवरी तक राजधानी काठमांडू के मेयर रहे शाह का आम चुनाव में कई बड़े नेताओं से मुकाबला हुआ था। इनमें नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और नेपाली कांग्रेस के गगन थापा भी शामिल थे। आपको बता दें कि नेपाल कांग्रेस दूसरे स्थान पर काफ़ी पीछे थी और जबकि यूएमएल तीसरे स्थान पर थी। और ये सारी चीज़ें क्योंकि बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 165 प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटों में से 2/3 से ज़्यादा सीटें जीतकर आगे आई हुई हैं। बालेन शाह है कौन? 35 साल के हैं बालेन शाह। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं और कई साल से नेपाल के हिप हॉप संगीत जगत नेफ हॉप से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बालेन शाह मई 2022 में जब पहली बार नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बने तो सबके लिए ये चौंकाने वाला मामला था। बालेन शाह लोकप्रिय रैपर थे और जब उन्होंने काठमांडू के मेयर चुनाव में खुद को उतारा तभी से उनके नाम की चर्चा होने लगी। बालेन शाह का जन्म काठमांडू के गैर गांव में 1990 में हुआ था। बालेन के पिता राम नारायण शाह आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और इनकी मां का नाम ध्रुव देवी शाह है। नेपाल में इनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं, जैसे बालेन बचपन से संगीत प्रेमी थे और टोपियों के शौकीन थे। आज भी उनकी तस्वीरों में आप टोपियां देखेंगे। साथ ही साथ इनकी पहचान स्ट्रक्चरल इंजीनियर, रैपर, एक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, गीतकार और एक कवि की छवि रही है। पिछले साल सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों के दौरान युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी। इन प्रदर्शनों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव को लेकर भी गुस्सा देखा गया था। इन विरोध प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें कई प्रदर्शनकारी थे जिन्हें पुलिस की गोली लगी थी। इसके बाद उस समय के नेता केपी ओली को पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि 74 साल के ओली इस चुनाव में फिर मैदान में हैं और उन्हें कुछ मिला नहीं। शाह ने प्रदर्शनों का समर्थन किया था और एक समय उन्होंने केपी ओली को आतंकवादी तक कह दिया था, जिन्होंने अपने देश से विश्वासघात किया है, ऐसा उन्होंने कहा था। बालेन शाह की अगर हम बात करेंगे तो बालेन शाह एक मजबूत लीडर बनके आगे आए और ये कहीं ना कहीं नेपाल को एक नई दिशा देखने को मिलेगी। भारत के साथ संबंध क्या होंगे, इसको लेकर अभी लोगों के बीच में मतभेद दिखाई देते हैं। भारत और नेपाल के बीच में अगर हम बालेन शाह को रखें तो नेपाल के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति ये होने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ 35 साल की उम्र में वो देश की सत्ता के शिखर पर होंगे। उन्होंने भारत में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वो नेपाल इतिहास के अभी तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री होने वाले हैं। बालेन शाह मैथिली बोलते हैं, जो भारत के बिहार राज्य की एक भाषा है और भारत नेपाल दोनों तरफ के लाखों लोग इस भाषा को बोलते हैं। इसलिए नेपाल के दक्षिणी तराई से आने वाले इस युवा नेता के प्रधानमंत्री बनने का भारत नेपाल रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा और खासकर पिछले कुछ सालों में नेपाल और चीन के बीच जो करीबी रिश्ता बना है उसे देखते हुए बालेन शाह की नीति कैसी होने वाली है, इस पर भारत की नज़र बनी हुई है। भारत के बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस पर अपने विचार लिखे हैं, जिसमें कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों का हारना चीन की पड़ोस की स्ट्रेटजी के लिए एक बड़ा झटका हो जाएगा, जो काठमांडू में बीजिंग के समर्थन में एक अस्थायी सरकार बनाने के लिए उन पर निर्भर थी। चेलानी का कहना है कि यह फैसला उस पुरानी पॉलिटिकल व्यवस्था को पूरी तरह से नकारता है जिसने दशकों तक इस हिमालयी देश पर राज किया था। चेलानी कौन है? तो ये जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं ब्रह्मा चेलानी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे काठमांडू में एक पॉलिटिकल भूकंप जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि नेपाल के वोटरों ने न सिर्फ एक बदनाम पॉलिटिक
पॉलिटिकल क्लास को बल्कि बाहरी ताकतों की तरफ से सालों की सावधानी से की गई जियोपॉलिटिकल इंजीनियरिंग को भी खत्म कर दिया। यानी कि चाइना जैसे देश जो भारत से नेपाल के रिश्तों को खराब कर रहा था, उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं झटका लगा है। पिछले कुछ सालों में भारत नेपाल के संबंधों में खटास आई है, फिर भी दोनों देशों के संबंध की बुनियाद हिमालय जितनी ही मजबूत है, क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है और हिमालय का विस्तार भारत के उत्तर में है। कई दशकों से नेपाल के लोग पढ़ाई और नौकरी की तलाश में भारत आते रहे हैं और भारत के करीब करीब हर हिस्से में नेपाल के लोग रहते हैं। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता भी है, भगवान राम से भी जुड़ी चीज़ें हैं, यानी रोजगार और शादी का रिश्ता रहा है। करीब करीब एक जैसी बोली, एक जैसी संस्कृति, एक जैसी पारिवारिक व्यवस्था और एक जैसी सामाजिक व्यवस्था, इसलिए इस बुनियाद को तो खत्म नहीं किया जा सकता है और मनमुटाव या तनाव इस बुनियाद को नहीं हिला सकते। आरएसपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रवि लमिछाने और बालेन शाह दोनों से टेलीफोन पर बात करके ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत का रुख क्या है, क्योंकि भारत इनकी सरकार का स्वागत करने वाली है। बालेन शाह की नीति भारत के लिए क्या हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें जिन पर अगर हम ध्यान खींचे लगाएं तो इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू हो या बांग्लादेश के तारिक रहमान, दोनों नेताओं ने सत्ता में आने के बाद भारत के साथ रिश्ते समान किए हैं। मुइज्जू ने तो रिश्ते पूरी तरह से सुधार लिए हैं, इसलिए बालेन शाह भारत के खिलाफ जाकर कोई काम करेंगे इसकी संभावना कम है, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश और मालदीव के जो अभी करंट में साल 2 साल में रिश्ते थे और उदाहरण थे उनको देख लिया है, लेकिन वो विदेश नीति में संतुलन की बात कर सकते हैं। इसके अलावा देखना ये होगा कि बालेन शाह की सरकार में कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं, उनका बैकग्राउंड क्या होगा और खासकर मैथिली जड़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इसके अलावा बालेन शाह को रवि लमिछाने का समर्थन मिला है, जो राजशाही के समर्थक हैं, राजवाड़ों के समर्थक हैं, इसलिए उम्मीद काफ़ी कम हो जाती है कि बालेन शाह भारत के विरोध में जाएंगे, क्योंकि जो नेपाल की राजशाही व्यवस्था है वो भारत के पक्ष में ही रहती है। फिर भी जियोपॉलिटिकल की अगर हम बातें देखें, जो एक्सपर्ट बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं उनका अगर हम निचोड़ निकालें तो पुरानी राजनीति या बातों के हिसाब से उनकी नई जिम्मेदारी को नहीं देखना चाहिए। फिलहाल कोई धारणा बनाना जल्दबाजी हो जाएगी और शांति के साथ उनकी नीतियों को देखना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। बालेन शाह किस प्रकार से भारत के साथ अपनी रिश्तेदारी निभाने वाले हैं, जैसा कि हमने चर्चा किया बेटी और रोटी की, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ी मज़ेदार होने वाली हैं। बालेन शाह ने नेपाली कांग्रेस की सृजना सिंह को हराया था। शाह को 61,767 वोट मिले थे और सृजना सिंह को 38,341 वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर ओली की पार्टी के उम्मीदवार केशव सतपित थे और बालेन शाह निर्दलीय मैदान में थे और उन्होंने नेपाल के स्थापित पार्टियों को हराकर खुद को साबित कर दिया था। और बालेन शाह लोकप्रिय रैपर थे। जब उन्होंने काठमांडू के मेयर चुनाव में खुद को उतारा था तो कई तरह की बातें हुई थी और उसी तरह की बातें अब फिर से हो रही हैं कि क्या भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते होने वाले हैं। युवाओं में इनकी चर्चा ज़्यादा है, तो चलिए आने वाले समय में देखेंगे कि इनका क्या रुख होने वाला है भारत की तरफ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमें नेपाल से सुन रहे हैं तो नेपाल से सुनने वाले सभी साथियों को ये कहना चाहूँगा कि आप MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। MPS हिंदी भारत के UPSC के लिए करंट अफेयर पढ़ाता है, यहाँ की जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए करंट अफेयर की क्लासेज जिसमें चलती हैं और इसमें आपको सारी चीज़ें प्रमाणित मिलती हैं, बहुत ज़्यादा फिल्टर करके आती हैं और यही चीज़ आपको बेहतर कंटेंट देता है। और आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी यहाँ पे वीडियोज आते हैं उनको सुनिए तो आप भारत के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। फिर से कहूँगा कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।